नेक्स्ट प्लांट टिश्यू कल्चर में हमारा टॉपिक है हैप्लॉइड कल्चर्स। तो हैप्लॉइड कल्चर जो है इसके कुछ एडवांटेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हैप्लॉइड की अगर हम बात करें तो हैप्लॉइड का मतलब होता है सेल containing half of the genetic material। मतलब जो भी हमारा सेल है इसके पास अगर फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम है, जैसे अपन ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम है जिसमें आपके पास 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं, ठीक है, और 2 क्रोमोसोम्स आपके पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जैसे मेल है तो उसमें XY रहेगा और फीमेल है तो उसमें XX रहेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल जो क्रोमोसोम का जो नंबर है, ये ओरिजिनल क्रोमोसोम का नंबर हो गया आपके पास में 46, ठीक है। तो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर अगर 46 है तो उसका जो हाफ रहेगा, ठीक है, उसका जो हाफ रहेगा उसको बोलेंगे हम कि वो आपका हैप्लॉइड है, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम की अगर हम बात करते 46 की अगर हम बात करते तो ये हमारा ओरिजिनल जेनेटिक कंपोजिशन हो गया जिसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड। इसको क्या बोलेंगे हम? डिप्लॉइड, ठीक है। बट अगर 46 का हाफ अगर आप कंसिडर करोगे तो ये आ जाएगा 23 क्रोमोसोम्स, और 23 क्रोमोसोम्स को अगर आप कंसिडर करोगे तो इसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें जो भी ओरिजिनल क्रोमोसोम के नंबर होते हैं उसका हाफ अगर हम कंसिडर करें तो वो होता है हैप्लॉइड, ठीक है। तो हैप्लॉइड मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन दी सेल। उसके बाद में नेक्स्ट हैप्लॉइड कल्चरिंग जो हम प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट के केस में 2 जनरेशंस आती हैं। एक आता है आपका हैप्लॉइड जनरेशन और दूसरा होता है आपका डिप्लॉइड जनरेशन। जो हैप्लॉइड जनरेशन होता है इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पोलन का या ओवल का। तो यहाँ पे आपका ये गैमेट तो फाइटिक जनरेशन होता है, ठीक है। तो जो हैप्लॉइड जनरेशन होता है इसको बोला जाता है गैमेटोफाइटिक जनरेशन। और गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है इसके अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें तो इसमें आपके पास माइक्रो स्पोर एंड मेगा स्पोर, ये आपका मेल में और ये आपका फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट जो डिप्लॉइड जनरेशन होता है प्लांट में उसको बोला जाता है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो डिप्लॉइड जनरेशन जो है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो जो आपका प्लांट है ये एग्जांपल होता है किसका? आपके स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हैप्लॉइड का? हैप्लॉइड प्लांट
कंसिस्ट ऑफ गैमेटोफाइटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। गैमेटोफाइटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पोरोफाइट। मतलब देखो, जो हमारा पूरा प्लांट है, ठीक है, पूरा जो प्लांट है, इसमें सभी सेल में अगर आपका हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको अपन बोलेंगे हैप्लॉइड जनरेशन, है ना। तो यहाँ पे पूरा प्लांट जो रहेगा उसमें अगर गैमेटोफाइटिक नंबर में अगर आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है हैप्लॉइड प्लांट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जो भी आपके हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे हैप्लॉइड प्लांट से आप होमोजाइगस प्लांट बना सकते हो, ठीक है। होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट बना सकते हो। उसके बाद में म्यूटेशनल स्टडीज के लिए आप हैप्लॉइड प्लांट को यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो ये टॉपिक पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में हम एप्लीकेशन या एडवांटेजेस जो है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हैप्लॉइड जनरेशन या हैप्लॉइड प्लांट जो है, इसको अगर आपको कल्चर करना है तो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में हैप्लॉइड कल्चरिंग कैसे की जाती है? तो सबसे पहले आपके पास जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट में, होता है फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर जो है इसके पास दो ऑर्गन्स होते हैं, दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है मेल का और दूसरा होता है आपका फीमेल का। तो अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करो तो उसको बोला जाता है एंथर, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करो तो उसको बोला जाता है ओल, ठीक है। या यहाँ पे आपका जो ओल रहेगा उसके अंदर में आपके गैमेट्स बनेंगे और एंथर जो रहेगा उसके अंदर में मेल गैमेट बनेंगे। एंथर को अगर आप कट करोगे तो कट करने के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा पोलन सैक, जिसके अंदर में रहेंगे नंबर ऑफ डिप्लॉइड सेल, जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आपका डिप्लॉइड होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो रहेगा, इसका मियोसिस अगर होगा तो मियोसिस से आपके डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, तो इसको बोलेंगे अपन माइक्रोस्पोर, जो हैप्लॉइड है। इसका अगर माइटोसिस होता है तो फिर उससे बनता है आपका पोलन ग्रेन, जिसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है ट्यूब सेल और दूसरा होता है आपका जनरेटिव सेल, ठीक है। और ये जो आपका पोलन ग्रेन रहेगा इससे ही आपका मेल गैमेट फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें जिसको अपन ओवरी या ओवल बोलेंगे, ठीक है। ओवरी जो है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें ओवल रहेगा, जिसके अंदर में होता है मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड है। ये जो सेल है ये मियोसिस अगर करता है तो फिर से यहाँ पे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। 4 हैप्लॉइड सेल में से जो स्मॉल हैप्लॉइड सेल होते हैं इनका डिजेनरेशन हो जाता है, तो जो लार्ज वाला जो आपका मेगास्पोर है वो सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। ये सर्वाइव करने के बाद ये आपका नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्टेज, जिसमें से एक होता है आपका एक सेल, ठीक है। और इस सेल में ये जो आपका ओवल स्ट्रक्चर है इसमें सारे सेल्स आफ्टर एक सेल प्रोडक्शन सभी के सभी सेल जो है ये आपके हैप्लॉइड है ना। तो सभी न्यूक्लियाई क्या है आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब एक सेल आपका हैप्लॉइड है, ठीक है। उसके बाद में पोलन ग्रेन में भी हैप्लॉइड सेल्स है,
अब इसमें से अगर हम बात करें तो अगर आपको हैप्लॉइड कल्चरिंग करना है तो हैप्लॉइड कल्चरिंग के लिए आपको वो एक्सप्लांट लेना पड़ता है जो ओरिजिनली हैप्लॉइड हो, जैसे आपका ओल, ठीक है, और उसके बाद आप पोलन ग्रेन ले सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली एंथर ले सकते हो, तो आप माइक्रोस्पोर ले सकते हो, आप एंथर ले सकते हो, आप ओल ले सकते हो। तो इससे आपका हैप्लॉइड कल्चरिंग किया जा सकता है। तो ये हमारे एक्सप्लांट एंथर, ओवल या माइक्रोस्पोर, ठीक है। बट अगर हम ओवल की बात करते हैं तो ओवल या फिर ओवरी का जब हम कल्चरिंग करेंगे, ठीक है, तो ओवल्स जो होते हैं ये अनपॉलिनेटेड होने चाहिए, मतलब वो एक सेल जो है ये फर्टिलाइज्ड एक सेल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अगर ओवल अनपॉलिनेटेड है, अनपॉलिनेटेड का मतलब पोलन ग्रेन जो है उसके साथ में उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ है, एक सेल फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तभी वो हैप्लॉइड स्टेज में रहेगा, ठीक है। तो अनपॉलिनेटेड ओवरीज को या ओव्यूल्स को हम एज ए एक्सप्लांट यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एंथर और पोलन की तो बात नहीं की जा सकती, पॉलिनेशन की या फिर फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि ये एक मेल गैमेट्स होते हैं जो फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज होते हैं। तो एंथर में सारे के सारे जो आपके पोलन फॉर्म होंगे, ये पोलन आपके क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ओवरी कल्चर जो होता है या ओवल का कल्चरिंग जो होता है, ठीक है, ओवल कल्चरिंग या ओवरी का कल्चरिंग जो है, इनको हैप्लॉइड कल्चरिंग के लिए ज्यादा यूज नहीं किया जाता। इसका रीजन है ओवरी कल्चरिंग या ओवल कल्चरिंग जो है ये थोड़ा सा टीडियस मेथड है, लेबोरियस मेथड है, मतलब इसमें ज्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद में ईल्ड बहुत कम होता है, ठीक है, ईल्ड बहुत कम होता है। तो अगर आप ओरी या ऊल का कल्चरिंग अगर करोगे तो ये आपका लेबोरियस मेथड है। दूसरी बात, ईल्ड जो है, ठीक है, ईल्ड जो है ये बहुत लो होती है, इसलिए ओवरी या ओल कल्चरिंग नहीं किया जाता। तो हम डायरेक्ट पढ़ेंगे अंतर कल्चरिंग या फिर पोलन कल्चरिंग, जिसको माइक्रोस्पोर कल्चरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एंथर कल्चरिंग। एंथर कल्चरिंग की अगर आप बात करोगे तो एंथर कल्चरिंग में सबसे पहले आप एक्सप्लांट, एक्सप्लांट क्या यूज कर रहे हो, एंथर। तो हमारा एक्सप्लांट, एक्सप्लांट हो गया एंथर। एंथर को कलेक्ट करने के बाद इसको लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर के ऊपर प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्री ट्रीटमेंट के बाद में स्टरलाइजेशन, ठीक है, स्टरलाइजेशन के बाद में आपका जो एंथर है इसको कल्चरिंग मीडिया के ऊपर
ट्रांसफर किया जाता है। कल्चरल मीडिया मतलब ये एक आपका स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए या ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एंथर की बात करते तो एंथर जो है इसमें जो भी माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होंगे ये माइक्रोस्पोर मिडल टू लेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाले होने चाहिए। मतलब पहले आपका हैप्लॉइड सेल, जैसे आपका डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर मियोसिस होके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर बनने के बाद में फिर पोलन बनता है। तो अपने को अर्ली मतलब मदर सेल, मिडल मतलब माइक्रोस्कोप स्पोर जो हैप्लॉइड होता है, लेट मतलब जो आपका पोलन। तो मिडल टू लेट स्टेज वाले माइक्रोस्पोर वाला आंसर चाहिए। जो भी आपका ये माइक्रोस्पोर है इसको हम न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर इनोकुलेट कर रहे हैं जो एक सॉलिड मीडियम होता है, ठीक है। तो सॉलिड मीडियम के ऊपर हम इसको इनोकुलेट करने के बाद में जो आपका माइक्रोस्पोर है ये आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका ये कैलस का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर जो है जो एंथर में प्रेजेंट है ये आपका मल्टीप्लाई करेगा और क्या फॉर्म करेगा, कैलस फॉर्म करेगा। कैलस फॉर्म होने के बाद में इस कैलस को हम दो अलग अलग प्रोसीजर के लिए भेज सकते हैं। जैसे आप इसको ऑर्गेनोजेनेसिस वाले मीडियम के ऊपर आप इसको इनोकुलेट कर सकते हो या फिर आप इसको एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए भेज सकते हो। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि आप पहले रूट को डेवलप करते हो, फिर शूट को डेवलप करते हो और उसके बाद में फिर उसका हार्डनिंग करते हो। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब कैलस से सेल को आइसोलेट करने के बाद उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हो। अगर एम्ब्रियो बन जाता है मतलब आपका एक मास ऑफ सेल है जो एम्ब्रियो की तरह फंक्शन कर सकता है। मतलब उसके पास सारे प्रॉपर्टी आ गए एम्ब्रियो वाले, जैसे अपाइकल मेरिस्टम टिश्यू जो है ये डेवलप हो गया, अपाइकल टू बेसल एक्सिस डेवलप होगी, रेडियल एक्सिस डेवलप हो गई है ना, तो उसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो अगर आपका डेवलप हो गया तो ये आगे चल के आपका प्लांट में डेवलपमेंट होगा इसका। तो ये दोनों दोनों टेक्निक से आप फाइनली क्या डेवलप कर सकते, फाइनली आप हैप्लॉइड प्लांट बना सकते, ठीक है। तो फाइनली हम क्या बना सकते हैं, इससे हैप्लॉइड प्लांट बना सकते, क्योंकि जो एंथर होता है जिसमें माइक्रोस्पोर आपके हैप्लॉइड फॉर्म में है तो वो मल्टीप्लाई करके कैलस बनेगा और कैलस के सेल को ही सिलेक्ट करके आपको ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए भेजना है ना, और उससे फिर आपको प्लांट बनाना है। तो जो प्लांट बनेगा वो हैप्लॉइड प्लांट ही बनेगा। उसके बाद में सेकेंड जो आपका मेथड है माइक्रोस्पोर कल्चर। पहले अपन ने क्या किया था, डायरेक्ट एंथर जो है उसको एज ए एक्सप्लांट यूज किया था। यहाँ पे
आपको एंथर से पहले माइक्रोस्पोर को आइसोलेट करना है। तो जो एंथर रहेगा, ये एंथर से हमें पहले क्या करना है, माइक्रोस्पोर को आइसोलेट करना है, जो कि हैप्लॉइड स्टेज में हो। हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइक्रोस्पोर जो आपका हैप्लॉइड स्टेज है। ठीक है, तो कैसे आइसोलेशन किया जाएगा, जो एंथर रहेगा, ये एंथर को सबसे पहले हम स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, प्री ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका, प्री ट्रीटमेंट के बाद में स्टरलाइजेशन होगा। स्टरलाइजेशन होने के बाद में इसको हम होमोजेनाइज करेंगे। ठीक है, इसको हम होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइजेशन करने के बाद जो भी आपके पास होमोजेनेट बनेगा एंथर का, उससे माइक्रोस्पोर को आइसोलेट करें। तो आइसोलेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर को हम आइसोलेट करेंगे और उसको प्यूरिफाइड करेंगे। तो आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन जो है, इसके लिए हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रिफिकेशन। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन और आइसोलेशन के लिए आप फिल्ट्रेशन और सेंट्रिफिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जो भी आपका प्यूरिफाइड माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर को हम इनोकुलेट करेंगे और कल्चर्ड ऑन लिक्विड मीडियम। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर कल्चरिंग में हमने लिक्विड मीडियम यूज किया है, और जो आपका एंथर कल्चरिंग है, इसमें हमने सॉलिड मीडियम यूज किया। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर जो है, इसको हम लिक्विड मीडियम में इनोकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो माइक्रोस्पोर है, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद में इससे आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इससे अगर आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोर एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद में माइक्रोस्पोर से जो भी आपका एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करेंगे ऑन रीजनरेटिव मीडिया। उसके बाद में आपका जो रीजनरेटिव मीडिया है, इसके ऊपर एम्ब्रियो आपका डेवलप होगा और उससे आपका बनेगा
प्लांट, और ये भी प्लांट कौन सा रहेगा, हैप्लॉइड प्लांट। ठीक है, तो इन दिस वे आपका जो हैप्लॉइड कल्चरिंग है इसमें हमने दो तरीके की कल्चरिंग पड़ी, एक एंथर कल्चरिंग और एक है आपका माइक्रोस्पोर कल्चरिंग। ओल कल्चरिंग या ओवरी कल्चरिंग हम नहीं करते, क्योंकि ओवरी को या ओल्स को आइसोलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसका नंबर एक ही होता है, ओवरी में ओल आपको एक ही मिलेगा, मेगास्पोर आपको एक ही मिलेगा, तो उसको आइसोलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, और उसमें यील्ड भी बहुत कम आता है, इसलिए ओवरी कल्चरिंग नहीं की जाती, हम करते हैं एंथर कल्चरिंग और माइक्रोस्पोर कल्चरिंग। ठीक है, जिससे आप हैप्लॉइड प्लांट बना सकते। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो हैप्लॉइड कल्चरिंग जो है इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है कि जो भी हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं it allow the isolation of mutant variety। आपको अगर म्यूटेंट वेराइटी को आइसोलेट करना है तो आप इजीली हैप्लॉइड प्लांट से आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद में हैप्लॉइड प्लांट से ही आइसोजेनिक डिप्लॉइड भी आप बना सकते हो। आइसोजेनिक डिप्लॉइड का मतलब क्या है, आइसोजेनिक डिप्लॉइड, आइसो मतलब सेम, जेनिक मतलब जिनके पास में सेम जेनेटिक मटेरियल, तो आइसोजेनिक डिप्लॉइड मतलब जिनके पास सेम जेनेटिक मटेरियल, ऐसे डिप्लॉइड भी हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, बाय क्रोमोसोम डबलिंग। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन को इंड्यूस करो, बट माइटोसिस को इनिबिट कर दो, तो सेल के अंदर में क्रोमोसोम डबल हो जाएगा और जो आपका जेनेटिक कंपोजिशन है वो आइसोजेनिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए जीन ही है, कहीं पे भी आपको हेटेरोजाइगोसिटी नहीं मिल रही है, आपको होमोजाइगस ही मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो हैप्लॉइड प्लांट्स है, इसका एडवांटेज ये है कि वायरस फ्री प्लांट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप हैप्लॉइड कल्चरिंग कर सकते हो। उसके बाद में प्योर वैरायटी, प्योर वैरायटी का मतलब आपको समझ में आता है, प्योर वैरायटी मतलब एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट रहेगा या होमोजाइगस रिसेसिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद में म्यूटेशन ब्रीडिंग, उसके बाद इससे आप हैप्लॉइड कल्चरिंग से न्यू वैरायटी भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो इन दिस वे आपका जैसे न्यू वैरायटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में डिप्लॉयड फॉर्म में अगर कोई भी जीन है तो वो डोज आपका बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इंटरमीडिएट अगर जैसे अपन ने बोला कि आपके पास में ये कैपिटल ए है, कैपिटल एन है, ये कितना डोज प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ट्वाइस ये प्रोड्यूस कर रहा है 2, और n कितना प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल a कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि 1। तो टोटल डोज आपका इस केस में कितना हो गया, तो 4 हो गया, इस केस में कितना हो गया, 3 हो गया।
इस केस में कितना हो गया, तो इस केस में हो गया आपका 1 + 1 2। आपको नया वेराइटी आपने ऐसा डेवलप कर लिया है जिसमें सिर्फ एक ही ए है या स्मॉल ए है, तो आपके पास ऐसा वेराइटी आ गया जो जिसका प्रोडक्शन कितना है 2 है या फिर 1। तो जिन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 2 या 1 नंबर में, तो एक नया वेराइटी हो गया आपके पास। समझ में आएगा, पहले 1 नंबर वाला कोई भी वेराइटी आपके पास में नहीं थी। ठीक है, तो इन दिस वे आप नया वेराइटी यहाँ पे बना सकते। तो ये हो गया अपना हैप्लॉइड कल्चर। ठीक है,